हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हमने रिट प्रिपरेशन की जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पर पहला वीडियो हो चुका है और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का पार्ट 2 अर्थात पार्ट 2 का अध्ययन हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसमें हम जो मनोवैज्ञानिक हैं उन मनोवैज्ञानिकों को मुख्य रूप से संक्षिप्त रूप से उनका वर्णन कर रहे हैं। पहला ही जो मनोवैज्ञानिक है चार्ल्स ई शिकनर जो पहला मनोवैज्ञानिक है, चार्ल्स ई स्किनर के बारे में हम बात करते हैं। इनके द्वारा जो बात कही गई, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को, याद रखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा के निर्माण की आधारशिला माना। इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी को शिक्षक निर्माण की आधारशिला अर्थात माना। अर्थात इन्होंने कहा कि एक अच्छा शिक्षक अगर हमें बनाना है तो उसके अंदर उस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। इनके द्वारा ये कहा गया है, क्योंकि उसको जब तक शिक्षा मनोविज्ञान की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो शिक्षा के सही उद्देश्य या बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझ सकता है। बच्चों की रुचि, बच्चों की आदतें या बच्चों का विकास कैसे होता है उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, इनके द्वारा चूहा व कबूतर का इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए गए थे वो चूहा व कबूतर पर प्रयोग किए गए थे और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखेंगे, चार्ल्स ए स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। अन्य की हम बात करें, अल्फ्रेड बीने। अगला कौन सा है? अल्फ्रेड बीने की बात करें, बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1905 में इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण जो कि 1905 में तैयार हुआ था वो भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग पहली बार भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और अगला है, बुद्धि लब्धि के विचार को देने का श्रेय इन्हीं को जाता है, अर्थात बुद्धि लब्धि के विचार का श्रेय सबसे पहले अल्फ्रेड बीने के द्वारा ही दिया गया था। तो ये हमने दो जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को बात करें तो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है फ्रोबेल। नेक्स्ट कौन से? फ्रोबेल की हम बात करते हैं। फ्रोबेल जो कि नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं, मुख्य रूप से जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। जर्मन शिक्षा शास्त्री मुख्य रूप से, अब इनकी बात करें, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे फ्रोबेल। इनके द्वारा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली दी गई। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, याद रखेंगे, अक्सर पूछी जाती है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये काफ़ी बार इस एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता या शुरू करने वाले कौन थे। तो फ्रोबेल के साथ आप जाएंगे। इन्होंने मुख्य रूप से जो बात कही है कि जो बच्चा है मुख्य रूप से खेल के द्वारा सीखता है। खेल के द्वारा शिक्षा की बात इन्होंने की है। और स्वैत क्रिया द्वारा शिक्षा दो बातें इन्होंने की है, याद रखेंगे। खेल के द्वारा शिक्षा, पहली बात इन्होंने की कि बच्चे को अगर आपको एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है, तो उस बच्चे को खेल के द्वारा आप सिखाएं, यानी खेल में सिखाएं। बच्चों को आप गार्डन में ले जाएं, गार्डन में ले जाते वहाँ बच्चों को खिलाएं और खेल के साथ साथ ही बच्चों को आप पढ़ाएं। तो बच्चा ये भी महसूस नहीं करेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, और खेल के साथ साथ किसी प्रकार का मानसिक दबाव भी बच्चे को ऊपर नहीं आएगा। तो खेल के द्वारा शिक्षा और स्वैत क्रिया के द्वारा शिक्षा का मीनिंग होता है कि बच्चा स्वयं अगर क्रिया करते हुए कुछ चीज़ों को सीखता है तो कभी नहीं भूलता है। वो चीज़ें अक्सर उसके मस्तिष्क में स्थायी बन जाती हैं। आप भी देख सकते हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को, कुछ काम को, कुछ एक्शन को अगर क्रिया के द्वारा सीखते हैं, स्वयं क्रिया के द्वारा सीखते हैं, तो आप उसको कभी भी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कार्ल जुंग की हम बात करें, मुख्य रूप से इन्होंने व्यक्तित्व की बात की है। किसकी बात की है? व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, याद रखेंगे। कार्ल जुंग मुख्य रूप से इनका योगदान पर्सनल व्यक्तित्व की बात की इन्होंने, और इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए। एक बताया अंतर्मुखी और दूसरा बताया बहिर्मुखी। दूसरा कौन सा बताया? बहिर्मुखी। याद रखेंगे, कार्ल जुंग, इनका मुख्य योगदान व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट किए।
और व्यक्तित्व की दो प्रकार बताएं इनके द्वारा। दो प्रकार की हम बात करें, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति स्वयं अपने तक ही सीमित रहता है, अर्थात उसके क्रियाकलाप, उसके स्वभाव, उसके लक्षण मुख्य रूप से वो अंतर्मुखी होता है, यानी कि उसकी जो क्रियाकलाप या अभाव स्वभाव आदतें वो दूसरे व्यक्ति के सामने वो प्रकट नहीं करता है, हर चीज़ों को एक छुपा के रखता है, सीक्रेट बना के रखता है। और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले के व्यक्ति की विशेषता होती है कि उसके सभी क्रियाकलाप आदतें बिल्कुल खुल के प्रकट करता है। तो ये दो प्रकार के व्यक्तित्व की बात कार्ल जंग के द्वारा की गई है, जिसमें एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात की है। अगला है जीन पियाजे। जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है मनोविज्ञान के अंदर। अब चाहे कोई भी टीचर एग्जाम तो उसमें जीन पियाजे का सिद्धांत अक्सर पूछा जाता है। तो जीन पियाजे को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, समझ में न आए तो रट लेंगे, लेकिन जीन पियाजे पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूरत है। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है आपको सबको पता होगा, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखेंगे आप। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इसमें विकास की 4 अवस्थाएं, इस बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं। जीन पियाजे जी ने कहा है कि बच्चा कब सीखता है, बच्चा कब सीखता है, तो इसने कहा है कि अगर बच्चा उस समय सीखता है जब सीखना अर्थपूर्ण हो, अर्थात बच्चे को उस सीखने का अर्थपूर्ण हो और बच्चे की रुचि के अनुसार हो। अर्थपूर्ण का अर्थ है कि जो हम सिखा रहे हैं उसके बारे में अगर बच्चा ही समझे कि मुझे जो सिखाया जा रहा है उसका वैल्यू मेरे लिए कितना है, तो तब भी बच्चा सीखता है। दूसरा, रुचि के अनुसार, अर्थात हम बच्चों की रुचि, बच्चों के इंटरेस्ट को जानकर अगर बच्चों को सिखाएं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। 4 उसके अंदर 4 अवस्था में इसको बांटा गया है। अर्थ इसने मुख्य रूप से अर्थपूर्ण सीखना हुआ है, रुचि के अनुसार सीखने पर इनके द्वारा विशेष जोर दिया गया है। अगला है थॉर्नडाइक। अगले की हम बात किसकी करेंगे, थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक के बारे में हम जो देखते हैं मुख्य रूप से थॉर्नडाइक यूएसए, थॉर्नडाइक जो मुख्य रूप से कहाँ के थे, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है, इसको पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। याद रखें, पशु मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का फादर इनको कहा जाता है। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अक्सर पूछा जाता है भूखी बिल्ली पर प्रयोग किन्होंने किया, तो थॉर्नडाइक जो कि यूएसए के थे, इन्हें पशु मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, और उसके आधार पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो आप याद रखेंगे इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया भैया, इनके द्वारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। अक्सर पशु मनोविज्ञान का फादर थॉर्नडाइक कहाँ के थे, यूएसए के थे। पशु मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, अक्सर ही पूछ लेते हैं, जानवरों पर जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया उसका क्या नाम है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इनका है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, याद रखें इन्हीं को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ये भी अक्सर पूछते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक याद रखेंगे आप, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि किन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगला लास्ट हम इस कड़ी के अंदर बात करते हैं, तो लास्ट कड़ी के अंदर बात करें वाटसन, 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 इसकी हम बात करें व्यवहारवाद का पिता। सबसे महंगी बात याद रखेंगे, व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, व्यवहारवाद का पिता, व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, वाटसन को कहा जाता है। और व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को, व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। किसका अध्ययन का है, व्यवहार का विज्ञान। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं आपके। एक तो बात करेंगे वाटसन, देखिए वाटसन जब भी जाएगा अक्सर व्यवहारवाद के साथ जाएगा। व्यवहार का पिता, व्यवहारवाद का पिता, वाटसन को व्यवहारवाद का पिता या जनक कहा जाता है और व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। और मनोविज्ञान को
व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा है। वाटसन की एक डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, जो कहा था मुझे कोई भी बालक दे दो, मुझे कोई भी बालक दे दो, मुझे कोई भी बालक दे दो और बताओ उसे मैं क्या बनाऊं, और बताओ मैं उसे क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, मुझे कोई भी बालक दे दो और बताओ उसे मैं क्या बनाऊं। उन्होंने ये भी उनसे पूछा जाता है कि मुझे कोई भी बालक दे दो, बताओ मैं उसको क्या बनाऊं। अर्थात इनका कहने का अर्थ है कि बच्चा कैसा भी हो, जैसी परिस्थिति जैसी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं वो वैसा ही बन जाता है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है मुझे कोई बच्चा दे दो और बताओ उसको मैं क्या बनाऊँ, ये भी उन्होंने कहा था। और वाटसन की पुस्तक है बिहेवियर इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, और दूसरी है द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो मुख्य रूप से ये इसके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य द मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें। तो ये जो सीरीज़ हमने आपको ली थी प्रथम कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमने जो आपको पढ़ा दिया है, इससे नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। वंदे मातरम।